हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए शॉर्ट क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि शॉर्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में कितना पूछा जाता है और आपको कितना बनाना होता है। तो टोटल आपको 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो मतलब टोटल जो पूछा जाता है पहले उस पर बात करते हैं। मतलब 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहता है और उसमें से आपको बनाना है कितना, मात्र 5 बनाना है। 10 क्वेश्चन में आपको कितना क्वेश्चन का आंसर देना है, मात्र 5 का। अब कहिएगा सर जी ये क्वेश्चन आएंगे कहाँ से 10 क्वेश्चन? तो मेरे डियर स्टूडेंट, सिलेबस कहता है कि 4 नंबर आपका प्रोज सेक्शन से 4 क्वेश्चन रहेगा, 4 क्वेश्चन पोइट्री सेक्शन से रहेगा और 2 क्वेश्चन हिस्टोरी ऑफ इंग्लिश से। यानी कि टोटल आपका 10 क्वेश्चन होगा और 10 में आपको कितना बनाना है, मात्र 5 बनाना है। ठीक है। तो कहिएगा ये पोइट्री सेक्शन, तो पोइट्री सेक्शन जिधर आप पोएम पढ़ते हैं कविता की तरफ, ठीक है। और एक होता है 4 प्रोज, मतलब प्रोज बगल से जिधर इंडियन सिविलाइजेशन से लेकर मैरिज प्रपोजल है उधर से 4 क्वेश्चन और उधर पोएम वाला इधर से 4 क्वेश्चन। और ये हिस्टोरी ऑफ इंग्लिश का बुक आता है रेड कलर का, वहाँ से आपका 2 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है। तो ये कहता है सिलेबस। अब यहाँ पर हेर फेर भी हो सकता है पोएम वाला से 5 क्वेश्चन डाल दे, इससे 3 डाले या इसी से 4 डाल दे। ठीक है। तो ऐसा कुछ कर सकता है वो चाहे तो। ठीक है। लेकिन ये कहता है सिलेबस, समझ रहे किस तरह का क्वेश्चन आपका इस फॉर्मेट में रहेगा। तो इसमें से अगर आप दो को भी अच्छा से प्रिपरेशन कर लेते हैं तो आपका इजिली 5 क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। तो आज जो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ वो किससे क्वेश्चन है मैं आपको बता दूं कि वो जो क्वेश्चन होगा आपका वो क्वेश्चन है मतलब इससे आपका मतलब पोएम वाला का मैं क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। मतलब जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम पूरा VVI 10 क्वेश्चन मैं भी आपको करा रहा हूँ जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपअप है आपके एग्जाम के लिए। आपका एग्जाम जो है उसके लिए एकदम पूरा टॉपअप पर मैंने रखा है। ये अगर आप अच्छा से प्रिपरेशन कर लेते हैं तो हो सकता है किसी से आपका सारा क्वेश्चन भी आ सकता है यदि आपका लक अच्छा रहा तो। ठीक है। तो हम लोग चलिए एकदम पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर एकदम बात करते हैं। पूरा एकदम इसको आप रट लीजिएगा, अच्छा से याद कर लीजिएगा। मैं वैसा ही लिखा हूँ जितना आपको एग्जाम में लिखना है उतना ही। ठीक है। तो चलिए हम लोग एक एक करके 1 बाय 1 क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन इसके पहले मेरे डियर स्टूडेंट, यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को आप क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर भी कर दीजिए। तब मुझे वीडियो बनाने में भी काफ़ी मज़ा आता है और मैं फटाक से फिर दूसरा वीडियो लेकर के आ जाऊँगा आपके लिए। ठीक है। तो चलिए यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग देखते हैं 1 बाय 1 क्वेश्चन। ये किससे क्वेश्चन है? पोइट्री सेक्शन से, मतलब पोएम वाला लाइन इधर से। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए है कि व्हाई इज मैकेबेटी टर्न्ड ए क्रिमिनल। ठीक है। मैकेबेटी को क्रिमिनल क्यों कहा गया था? ठीक है। मैकेबेटी को अपराधी क्यों कहा गया है? ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, मैकेबेटी एक चैप्टर था, T.S. एलियट ने लिखा था मैकेबेटी द मिस्ट्री कैट। ये आपके बुक का 7वां चैप्टर है पोएम बगल का। ठीक है। इधर से अगर गिनिएगा तो ज़्यादा नंबर पड़ जाएगा, लेकिन अगर पोएम की तरफ से गिनिएगा तो ये 7वां चैप्टर होगा आपका। ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तो उसमें मतलब मैकेबेटी वाला आप पोएम पढ़िएगा तो ये क्वेश्चन आपको आराम से समझ में आ जाएगा। अगर नहीं पढ़े तो देख लीजिएगा, मेरा पढ़ाया हुआ भी है यूट्यूब पर। ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट है, मोस्ट VVI, ये पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्या है आपका क्वेश्चन बैंक में आपको मिल जाएगा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो मैकेबेटी को अपराधी क्यों कहा गया? ध्यान दीजिएगा। तो आपको बताए थे कविता में कि मैकेबेटी ने हर नियमों को तोड़ा है। उन्होंने जो मानव के द्वारा सभी प्रत्येक नियम बनाया गया उसको भी तोड़ा है, जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है उसको भी तोड़ा है। मतलब वैसा कारनामा ही किया था मैकेबेटी ने। लंदन पुलिस भी इसको नहीं पकड़ सकती थी। मतलब बहुत ज़्यादा इन्होंने ऐसा कारनामा किया था जिसके कारण इसको क्रिमिनल कहा गया। लेकिन उतना लिख नहीं पाएंगे हम लोग क्योंकि 2 ही मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 2 नंबर में ज़्यादा नहीं लिखना है, नहीं तो उससे भी आपको गड़बड़ है, ज़्यादा लिख दीजिएगा तो। ठीक है। देखिए क्या आपको आंसर देना है वो हमने लिख दिया है कि मैकेबेटी डिफाइज, मैकेबेटी ने अवज्ञा किया है। डिफाई का मतलब अवज्ञा करना, तोड़ना। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, मतलब गुरुत्वाकर्षण के लॉ का मतलब होता है नियम। गुरुत्वाकर्षण के नियम का इन्होंने अवज्ञा किया है, उनको तोड़ा है। और क्या तोड़ा है? एंड ब्रेक्स, और ये तोड़ता है एवरी ह्यूमन लॉ, मानव के प्रत्येक नियम को, मानव के हर एक नियम को इन्होंने क्या किया है? तोड़ा है। मानव का जो भी नियम है वो सारा चीज इन्होंने तोड़ दिया, किसी का भी इन्होंने रक्षा नहीं किया, मतलब किसी का भी इन्होंने पालन नहीं किया। सो इसलिए मैकेबेटी इज कॉल्ड ए क्रिमिनल, इसीलिए मैकेबेटी को क्या कहा जाता है? क्रिमिनल कहा जाता है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, आप इसको अच्छा से प्रिपरेशन कर लीजिएगा। क्रिमिनल का मतलब होता है अपराधी। तो चलिए हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं एकदम फटाफट के अंदाज में। अगर आपको मजा आ रहा है थोड़ा सा कमेंट भी कर दीजिएगा प्लीज, आपके लिए हम काम करते हैं। ठीक है। तो थोड़ा सा आप क्या करिएगा, इस पर कमेंट भी कर दीजिएगा। ठीक है।
तब हमको काफ़ी अच्छा लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, ध्यान दीजिएगा कि व्हाई डज द पोएट कॉल मेकेबिटी ए मिस्ट्री कैट। ठीक है, जो है कहते हैं कि कभी मेकेबिटी को रहस्यमयी बिल्ली क्यों कहता है। मिस्ट्री यहाँ पर सटेगा दोनों, हालांकि ये फोल्ड कर दिया है, ये प्रिंट वाला का थोड़ा सा मिस्टेक है, मतलब टाइपिंग वाला का, तो इसका मतलब ही होता है रहस्यमयी। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ भी देखिए रहस्यमयी, रहस्य भई लिख दिया है, थोड़ा सा अच्छा इतना सा चलेगा, आप लोग समझ रहे हैं कि मेकेबिटी को रहस्यमयी बिल्ली क्यों कहता है कभी। ठीक है, काहे कहता है रहस्यमयी बिल्ली, तो आपने मेकेबिटी में द मिस्ट्री कैट में पढ़ा होगा कि ऐसा ऐसा इन्होंने कारनामा किया है जो कि हर कोई नहीं कर सकता, हर बिल्ली नहीं कर सकता ऐसा। ठीक है, क्या क्या कारनामा करता था ये, जहाँ भी एक क्राइम करता था, आपको बता दें पोएम में यदि आप नहीं पढ़े हैं तो, ठीक है, जहाँ भी क्राइम करता था उस जगह तो ये रहती नहीं थी, पहला बात। दूसरा बात क्या है कि ये जो है मतलब कहने का मतलब जिस जगह पर ये क्राइम करती थी उस जगह को जस्ट ये छोड़ देती थी, उस जगह से ये विदा ले लेती थी, उस जगह कभी ये मिलती ही नहीं थी। और इसमें बहुत सारा अलग क्वालिटी था जो कि और सब बिल्ली में नहीं था, इसीलिए इसको कभी ने मेकेबिटी को मतलब मिस्ट्री कैट कहा, रहस्यमयी बिल्ली का। अब देखते हैं हम लोग आंसर, द पोएट कॉल्स मेकेबिटी, कभी मेकेबिटी को कहते हैं मिस्ट्री कैट, मतलब रहस्यमयी बिल्ली। यहाँ तक देखिए क्वेश्चन ए का बात हम लिखे हैं, ऐसा नहीं कि कुछ और है, यहाँ तक आप देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ए का अब जो है वो होगा आंसर, बिकॉज क्योंकि, इट इज नेवर फाउंड आफ्टर कमिटिंग रॉन्ग, मतलब क्या होता है कि ये कभी नहीं मिला, फाउंड का मतलब ज्ञात हुआ, कभी नहीं ये मिला आफ्टर कमिटिंग रॉन्ग, जहां पर भी जो गलत हुआ, कमिटिंग का मतलब होता है होना या होता है, जहां पर भी गलत होता था उसके बाद ये जहां पर भी कुछ रॉन्ग हो जाता था, रॉन्ग कम हो जाता था, वो नेवर फाउंड, ये कभी नहीं मिला उस जगह पर, उस स्थान पर ये कभी मिला ही नहीं। ठीक है, जहां पर कुछ गलत हुआ, जैसे आपको बताए थे कविता में कि हॉल का पेपर बिखर जाता है, दूध मिसिंग हो जाता है, मतलब बहुत सारा मेकेबिटी द मिस्ट्री कैट पढ़िएगा तो बहुत सारा बातें हैं उसमें। ठीक है, तो उस जगह ये मिला नहीं, ठीक है, कभी नहीं मिला जहां पर भी कुछ गलत हुआ है। ठीक है, इट लीव्स, वह क्या करता है, छोड़ता है, लीव का मतलब छोड़ना, द प्लेस इमीडिएटली, इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत ही, बहुत ही जल्द। ठीक है, तो वह क्या करता है, उस स्थान को लीव्स कर देता है, उस स्थान को छोड़ देता है। ठीक है, जैसे आप लोग ग्रुप में कभी लेफ्ट होते हैं मतलब छोड़ देते हैं, उसी का ये भीतरी है लेफ्ट। ठीक है, तो ये सिंगुलर वर्ब से लिप्स दिया गया है। ठीक है, तो इट लिप्स, वह क्या करता है, छोड़ता है उस स्थान को, इमीडिएटली तुरंत ही छोड़ देता है, आफ्टर कमिटिंग द क्राइम, मतलब जब भी क्राइम करता है या अपराध करता है तो उस स्थान को तुरंत क्राइम करने के बाद क्या करता है, कमिटिंग करने के बाद, मतलब कमिटिंग का मतलब होता है करता। ठीक है, कमिटिंग का जब भी ये क्राइम करता है तो क्या करता है, उस जगह को तुरंत ही क्या करता है, वह इमीडिएटली उसको क्या करता है, लीव्स कर देता है, छोड़ देता है। ठीक है, इट इज फुल ऑफ मेनी अदर क्वालिटीज, में पूरी तरह से सबसे अलग क्वालिटी है, अन्य क्वालिटी है, इसीलिए मेकेबिटी ने क्या कहा है उनको, रहस्यमयी बिल्ली। यहीं पर हमने लिख दिया है, मेकेबिटी ने कहा है, तो बार बार फिर नीचे लिखना जरूरी नहीं है, इतना अगर आप आंसर याद कर लेते हैं तो काफ़ी है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि फिर बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा यदि हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ नहीं चलेंगे तो। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपके एग्जाम के लिए मुझे लग रहा है कि आ जाए आपके एग्जाम में। ठीक है, और आ भी सकता है, आप एकदम टेंशन मत लीजिए, जीसी का हर बार आता है, इस बार भी आएगा। ठीक है, व्हाई एंड हाउ डिड द स्नेक कम आउट ऑफ द होल, अगर नहीं आता है तो टॉप कैसे आ रहे हैं, टॉप 10 में बिहार बोर्ड में आते हैं जीसी का स्टूडेंट। और मतलब कहने का मतलब ये है कि 95+ तो हर बार पार कर रहा है जीसी का स्टूडेंट इंग्लिश में, जो कि बहुत बड़ा मार्क्स है एक तरह से इंग्लिश में लाना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि व्हाई एंड हाउ डिड द स्नेक कम आउट ऑफ द होल। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा दो क्वेश्चन है, व्हाई भी है और हाउ है। कह रहा है कि सांप, होल का मतलब होता है छेद, सांप छेद से क्यों और कैसे बाहर निकला। ठीक है, काहे निकला, क्यों निकला, क्या कारण था सांप को बाहर निकलने का, और कैसे निकला, दो क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो आप जब स्नेक पोएम अगर आप थोड़ा सा पढ़े होंगे तो आप याद करिए कि कवि का जो पोएट का जो मतलब हाउस था उसी के बगल से एक दीवार था, और दीवार से ही क्या निकला था, सांप निकला था। और निकलने का क्या कारण था, बहुत ज़्यादा गर्मी थी और सांप क्या था, प्यासा था, जिसके कारण वह बाहर निकला। ठीक है, बस यही दोनों बातें लिखना है।
निकलने का कारण था कि बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो उसको प्यास लगा था तो निकला। और कहाँ से निकला था? तो कवि के घर के बगल में दीवार था तो उसी जगह से ये सांप निकला था। ठीक है, तो यही दोनों आंसर होगा। अब इसी को हम लोग को क्या करना है, लिख देना है। और कवि भी गया था पानी पीने, तो कवि के बारे में तो नहीं पूछ रहा है, हमको सिर्फ सांप के बारे में पूछ रहा है। तो कह रहा है सांप छेद से क्यों और कैसे बाहर निकला, तो मैंने जस्ट अभी आपको आंसर बता दिया। ठीक है, तो द स्नेक केम आउट फ्रॉम ए होल द पोएट्स हाउस, मतलब कवि जो है, कवि का जो घर था उसी के मतलब वहीं से निकला है। ठीक है, उसी में एक होल था, एक छिद्र था, उसी से क्या निकला है, कम आउट, मतलब कम आउट बाहर आया था उसी छेद से, उसी छिद्र से। मतलब कवि का जो हाउस था, मतलब चूंकि शॉर्ट आंसर लिखना है इसलिए ज़्यादा नहीं लिखे हैं। ठीक है, तो कवि का जो घर था उसी का जो मतलब दीवार था उसी का छेद से, उसी के होल से मतलब क्या निकला था, वही सांप आया था। ठीक है, एंड वाज ड्रिंकिंग वाटर, और वह किस लिए आया था, क्यों आया था, पानी पीने के लिए। क्यों आया था वह, ड्रिंकिंग वाटर मतलब पानी पीने के लिए आया हुआ था। ठीक है, बिकॉज क्योंकि पानी पीने इसलिए आया था क्योंकि इट वाज टू हॉट, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत अधिक। टू का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्या थी, गर्मी थी। सो द स्नेक वाज वेरी थर्स्टी, इसलिए जो स्नेक था वो बहुत ज़्यादा थर्स्टी था, प्यासा था, इस वजह से वो क्या आया था, मतलब होल से बाहर आया था। तो दो क्वेश्चन इसमें हुआ, दो क्वेश्चन मतलब हमने इसमें देखा कि सांप छेद से क्यों और कैसे बाहर निकला। तो सांप छेद से जो है कवि के घर में जो दरार था उसी से आया था, और ये क्यों आया था, पानी पीने के लिए आया था, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 4 पर क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर हमारा 4 होगा। ठीक है, ये अगर आप लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दिया हुआ है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, इन द पोएम एन एपिटाफ, देखिए 5वां चैप्टर है आपका, जिसे वाल्टर डिलामेयर ने लिखा है। ठीक है, 5वां चैप्टर है आपका। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। कह रहा है इन द पोएम एन एपिटाफ व्हाट विल हैपन व्हेन द पोएट डाइज, कह रहा है कि कविता एन एपिटाफ में क्या होगा जब कवि मर जाएगा। तो आपको बताए थे एन एपिटाफ पोएम में कि जब कवि मर जाएगा तो एक लेडी है जो कि वेस्ट कंट्री की लेडी है और बहुत ज़्यादा सुंदर है, उसके तरह वेस्ट कंट्री में कहीं सुंदर लेडी है ही नहीं। तो कवि जब मर जाएगा तो उस लेडी को याद कौन करेगा, जब कवि उससे एक तरह से प्यार करता था तो कवि को याद रहा कि नहीं इतना सुंदर लेडी थी, उसके बारे में कवि अफसोस कर रहे थे। तो वही कवि कहते जब मैं मर जाऊंगा तो इसको, इस लेडी को याद कौन करेगा, यही कह रहे थे कवि। ठीक है, इसको कोई याद रखने वाला नहीं है मेरे मरने के बाद, जब तक मैं हूँ याद कर रहा हूँ। इसलिए कवि ने कहा, ये भी कहा था कि आप अपने अंदर गुण बनाइए, आपके गुणों को लोग देखते हैं, खूबसूरती को नहीं। वही लेडी क्या थी, बहुत सुंदर थी, लेकिन उसको कोई याद रखने वाला नहीं है, कभी मर जाएगा तो। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इन द पोएम एन एपिटाफ, कविता एन एपिटाफ में व्हेन द पोएट, जब कविता एन एपिटाफ में व्हेन द पोएट मतलब जब कवि विल डाई, जब मर जाएगा। कविता एन एपिटाफ में, एन एपिटाफ एक कविता है, आपको हम पढ़ाए भी है। ठीक है, कि कविता एन एपिटाफ में जब पोएट विल डाई, जब कवि मर जाएगा, ठीक है, तो नोबडी, कोई नहीं, विल रिमेंबर द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, इस सबसे सुंदर लेडी को, इस महान सुंदरता वाली लेडी को कोई रिमेंबर नहीं करने वाला है। नोबडी विल रिमेंबर, कोई याद नहीं करेगा इतना सुंदर लेडी को, ऑफ द वेस्ट कंट्री, मतलब वेस्ट कंट्री की इस लेडी को कोई याद करने वाला नहीं है। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि कविता एन एपिटाफ में क्या होगा जब कवि मर जाएगा। तो कवि जब मरी जीते तो लेडी के कोई याद रखे वाला नहीं है। ठीक, तो वही कह रहा है कि नोबडी विल रिमेंबर द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। तो मेरे डियर स्टूडेंट समझ रहे हैं बात को, लेडी के कोई याद नहीं रखते कवि के मरला के बाद। ठीक, तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, यदि आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए यदि आप चैनल पर नए हैं तो। ठीक है, और बेस्ट ऑफ लक, आप भी 95% प्लस करें, ये मेरा दुआ है, आशीर्वाद है पूरा। ठीक है, बस आप भी थोड़ा अपना मेरे लिए थोड़ा सा, यदि आप सपोर्ट करते हैं, थोड़ा सा इसको शेयर कर दीजिए। अगर आप 4-5 लोगों को शेयर कर दिए और वो जुड़ गए तो समझिए एक तरह से बहुत बड़ी मेरे लिए बात हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए, व्हाई वाज द स्पीकर इन माई ग्रैंड मदर हाउस प्राउड ऑफ लिविंग इन डाइट हाउस, कह रहा है कि जो है कह रहा है कि माई ग्रैंड मदर हाउस में, ठीक है, माई ग्रैंड मदर हाउस में स्पीकर, स्पीकर मतलब कवि,
कवित्री इसमें थी। मैं आपको पता होगा कि इसमें इसका जो मतलब इसमें जो है इसके लेखक कौन है, तो कमला दास है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि वाई वाज द स्पीकर इन माई ग्रैंड मदर हाउस वाज प्राउड ऑफ लिविंग इन डैट हाउस। कह रहा है माई ग्रैंड मदर हाउस में स्पीकर जो उस घर में रहने पर गर्व क्यों था, स्पीकर को प्राउड क्यों था, मतलब गर्व क्यों थी उस घर में रहने पर, ठीक है। ऐसा क्या खास बात था, तो मैंने आपको बताया था कि माई ग्रैंड मदर हाउस में कि उनकी एक दादी माँ थी जो कि अभी मर चुकी है। उनको बचपन में बहुत ज़्यादा प्यार मिला था, बहुत समय के लिए बहुत ज़्यादा प्यार मिला था। और जब उनकी दादी माँ मर जाती है तब वो मतलब अपने पति के घर से ही ये बातें वो कहती है, लिखती है अपने पोयम में कि उस तरह से हमको प्यार पाने के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है, लेकिन वो प्यार मुझे अब कहीं नहीं मिलता जो मुझे दादी माँ ने दी थी, ठीक है। इसीलिए मुझे उस घर में रहने में बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है, बहुत ज़्यादा मुझे गर्व महसूस था उस घर में, क्योंकि वो प्यार के लिए अब मैं बहुत ज़्यादा भटक रही हूँ, लेकिन वो प्यार अब कोई नहीं देने वाला है मुझे, ठीक है, क्योंकि मेरी दादी माँ ही मर गई है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर क्या है, माई ग्रैंड मदर हाउस में स्पीकर मतलब कमला दास को उस घर में रहने पर गर्व क्यों था। तो आंसर देखिए, द स्पीकर वाज प्राउड ऑफ लिविंग इन दैट हाउस। स्पीकर को जो है प्राउड था उस घर में रहने पर, ठीक है। यहाँ तक देखिए क्वेश्चन का ही बात हमने लिखा है, ठीक है। बिकॉज क्योंकि इन दैट हाउस सी रिसीव्ड लव, क्योंकि उस घर में उन्होंने लव प्राप्त की थी, मतलब सी रिसीव्ड लव फॉर ए लॉन्ग टाइम, बहुत ही लंबे समय तक उन्होंने उस घर में क्या की थी, लव प्राप्त की थी, बहुत ज़्यादा उन्होंने प्यार प्राप्त की थी, मतलब बहुत ही लंबे समय तक। इन चाइल्डहुड, बचपन में, मैंने आपको कहा था बचपन में ही वो अपने मतलब बहुत ज़्यादा उन्होंने प्रेम पाया था उस घर में, ठीक है। तो द स्पीकर वाज, इसीलिए स्पीकर को जो है प्राउड हो रहा था। अब देखिए, सी मूव्ड हेयर एंड देयर, वो मूव्ड करती थी, घूमती थी इधर उधर, सॉरी घूमती है, मूव्ड, देखिए यहाँ पर हमने V2 का इस्तेमाल किया है, मतलब कहने का मतलब वो मूव्ड इधर उधर घूमती थी फॉर दिस लव बट सी कुड नॉट गेट, लेकिन उसको कहीं नहीं मिलता था। कहने का मतलब ये है कि जब दादी माँ मर गई तब वह घूमने लगी तो उसको कहीं भी वैसा प्यार नहीं मिलने लगा, लेकिन हाँ जब उसकी दादी माँ जिंदा थी तो उनको गर्व होता था, क्योंकि उस घर में उनको बचपन में बहुत ज़्यादा प्यार मिला था इस वजह से। और अब वह जो है इधर उधर मूव करती है, घूमती है, लेकिन वह वैसा प्यार उनको मिलने वाला, बट सी कुड नॉट गेट, वैसा प्यार उनको नहीं मिलने वाला है, नहीं मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि उनकी दादी माँ जो मर गई, ठीक है। तो बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन ये भी आ सकता है आपके एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अगर मेरे डियर स्टूडेंट, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को शेयर भी कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है आप लोग जब लिखते हैं अपना स्टेटमेंट, तो मुझे बहुत ज़्यादा मुझे आपके स्टेटमेंट से बहुत ज़्यादा प्यार हो जाता है, मुझे लगता है कि नहीं मेरे लिए कोई मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो वाई डिड द फायर हिम से टू द स्पीकर, आपको पता होना चाहिए, फायर हिम एक चैप्टर है, उसी का ये क्वेश्चन है, फायर हिम, ठीक है। फायर हिम यहाँ लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, फायर हिम, ठीक है, एक चैप्टर है, उसी का ये क्वेश्चन है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, आग का गीत, फायर का मतलब होता है आग, तो उसी से लिया गया है। ये आपके बुक का शायद 8वां चैप्टर हो सकता है, ठीक है, आपके बुक का ये 8वां नंबर चैप्टर होगा, ठीक है। तो वही चैप्टर का है। तो वही कह रहा है कि वाई डिड द फायर हिम से टू द स्पीकर, कह रहा है कि आग की स्तुति ने स्पीकर को क्या कहा। आपको पता होना चाहिए, आग की स्तुति ने, न कि स्पीकर ने। और इसका लेखक कौन था, मतलब इसका जो इसका पोएट कौन था, कवि कौन था, तो वही के अंदारो वाला था, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। तो वही कह रहा है कि आग की स्तुति ने इसको क्या कहा था। तो आपको बता दें थोड़ा पोएम के बारे में कि इसमें हुआ क्या था कि चूँकि कवि एक पारसी है, और पारसी धर्म में क्या होता है कि लाशों को जलाया नहीं जाता है, उनका क्या करता है, उनका वस्त्र उस्त्र निकाल करके जहाँ पर कि उसका मतलब जगह होता है दफनाने का, वहाँ उनको रख दिया जाता है, ठीक है। लेकिन ऐसा हुआ था, कवि ने एक बार अपने बच्चे को, फर्स्ट बोर्न को जला दिया था, ठीक है, मतलब जला दिया था अपने फर्स्ट बच्चे को। इस वजह से क्या हुआ था कि आग ने उनको लग रहा था कि आग ने क्या किया, मतलब उनको माफ कर दिया, लेकिन वो हमेशा वो समझता था कि मैंने बहुत बड़ा पाप कर लिया, कवि ने, इस पाप के लिए पता नहीं मैं अपने आप को प्रायश्चित भी नहीं कर पाऊंगा। मतलब उनको लगता था, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट बच्चे को, अपना फर्स्ट बोर्न को क्या किया था, आग के हवाले कर दिया था। क्यों किया था आग के हवाले, क्योंकि उनका जो
मतलब दफनाने का जगह जो था टावर ऑफ साइलेंस वो बहुत दूर था, हजारों माइल्स दूर था। इसी वजह से उन्होंने क्या किया था, उसको जला दिया था, आग के हवाले कर दिया था। तभी से वो क्या करते हैं, पाप का प्रायश्चित करने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप को मतलब शर्मिंदा महसूस करते हैं कभी। ठीक है, तो देखिए हमने क्या आंसर लिखा है यहाँ पर। चूंकि इतना फर्स्ट बोर्न ये वो इतना लिखना, तो इसमें अगर लिखेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए हमने इसमें क्या किया है, जो कि शॉर्ट बातें हैं आपके लिए वही लिखा है हमने, और ज़्यादा कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा है इसका आंसर, कि द फायर हिम सेड टू द स्पीकर, आग की स्तुति ने लेखक से कहा, क्या कहा, कि इट हैज फॉरगिवन हिम, उसे क्षमा किया जाता है। किसको क्षमा किया जाता है, कवि को। ठीक है, मतलब कवि को आग की स्तुति क्षमा करता है, क्योंकि उन्होंने अपने पहले बच्चे को क्या किया था, आग के हवाले कर दिया था, लेकिन इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है, तो वही कहते हैं, आग कहते हैं स्पीकर को कि उसे क्षमा किया जाता है। नो इट हैज टेकन एन ओथ टू ओवर लुक, और अब जो है वह क्या करता है, उनके द्वारा एक शपथ लिया जाता है, एक शपथ लिया जाता है। ठीक है, कि एंड पार्डोन हिम दिस टाइम फॉर दिस सीन, और वह क्या करता है, उसको एक कहते हैं कि इस पाप के लिए उन्होंने जो इस तरह से अनदेखा किया, ओवरलुक किया आग को, उसके लिए वो क्या करता है, उसके लिए वह क्षमा मांगता है उस टाइम। ठीक है, फॉर दिस सीन, उस पाप के लिए, उस पाप के लिए वो क्या करता है, उससे आग से क्षमा मांगता है। ठीक है, मतलब पहले तो आग ने उसे कहता है कि तुम्हें क्षमा कर दिया जाता है, तुम्हें क्या कर दिया जाता है, इसके लिए क्षमा कर दिया जाता है। लेकिन कभी क्या करते हैं, इसको जो इसके लिए वो ओथ लेते हैं, एक शपथ लेते हैं कि अब जो है इससे शपथ लिया जाता है, जो मैंने आग को अनदेखा किया है इसका हम प्रायश्चित करेंगे, ये जो पाप हुआ है हमसे, ये जो सीन हुआ है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका प्रायश्चित करेंगे। मतलब एक तरह से आपको बता दें कि पारसी धर्म में मेरे दोस्त आग को एक तरह से पूरा भगवान की तरह माना जाता है। ठीक है, ये पोयम अगर आप अच्छा से पढ़ लीजिएगा मेरे से, तब आपको और ज़्यादा इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ जाएगा कि कवि को क्षमा कर दिया था किसने, आग ने। ठीक है, कि जो है इस सीन के लिए तुम्हें क्षमा किया जाता है। ठीक है, इस पाप के लिए, और तभी से उन्होंने मतलब ओथ लिया था, उन्होंने शपथ लिया था कि अब आग की रक्षा इस पाप के, मतलब इस पाप का मैं प्रायश्चित जरूर करूंगा। ठीक है, तो देखिए उसी चैप्टर का एक क्वेश्चन और है, फटाफट हम लोग देखते हैं। देखिए कह रहा है कि विच इवेंट डज द एक्सप्रेशन द बर्निंग घाट रेफर टू, कह रहा है कौन सी घटना जो जलती हुई घाट को व्यक्त करती है। ठीक है, मतलब रेफर करती है, व्यक्त करना, रेफर का मतलब। ठीक है, कौन सी इवेंट, इवेंट का मतलब घटना जो जलती हुई घाट को व्यक्त करती है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर, इसी चैप्टर का ये भी क्वेश्चन है, ये पीडीएफ आपको आसानी से मिल जाएगा। आप इसके लिए अगर ये लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इस नंबर पर व्हाट्सअप करना है 8292931012। इस पर आप यदि व्हाट्सअप करेंगे, इस पर आपको जो भी मतलब व्हाट्सअप करेंगे आपको मिल जाएगा आराम से। ठीक है, अगर आप लेना चाहते तो। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है कि कहते हैं कि द एक्सप्रेशन द बर्निंग घाट, ठीक है, रेफर्स टू द प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर क्रिमेटेड। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या था, पहले क्वेश्चन समझिए, कौन सी घटना जो जलती हुई घाट को व्यक्त करती है। ठीक है, तो जलती हुई घाट को व्यक्त क्या करेगा बताइए, क्या करेगा, जलती हुई घाट को कौन व्यक्त करेगा बताइए। तो यहाँ पर कर द एक्सप्रेशन बर्निंग घाट, बर्निंग घाट का रेफर करता है वैसा प्लेस वेयर जहाँ पर क्या होता है, डेड बॉडी को क्रिमेटेड किया जाता है। क्रिमेटेड का मतलब होता है एक तरह से दाह संस्कार करना, जलाना। ठीक है, जहाँ पर डेड बॉडी को, मरे हुए बॉडी को, मरे हुए शरीर को, मृत शरीर को क्रिमेटेड किया जाता है, जलाया जाता है, वही प्लेस जो है क्या करता है, मतलब एक तरह से बर्निंग घाट। बर्निंग घाट का मतलब क्या होता है दोस्तों, वही शमशान घाट जिसको कहते हैं, वही क्या करता है, शमशान घाट का वर्णन करता है। ठीक है, वर्णन करता है जहाँ पर कि डेड बॉडीज को क्रिमेटेड किया गया जाता है, मतलब जलाया जाता है, मतलब दाह संस्कार किया जाता है। क्रिमेटेड का मतलब हो जाता है दाह संस्कार। ठीक है, दाह संस्कार, समझ रहे हैं एक तरह से। तो वैसा जगह जहाँ पर क्या होता है कि मरे हुए बॉडी को क्रिमेटेड किया जाता है, दाह संस्कार किया जाता है, वही क्या करता है, बर्निंग घाट का एक्सप्रेशन करता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। ये भी क्वेश्चन इसी चैप्टर का था, मतलब क्या कहते हैं, फायर हिम का ही था। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन फिर से आ रहा है आपका स्नेक का, एक क्वेश्चन फिर से आ रहा है, किसका, आपका स्नेक का क्वेश्चन आ रहा है फिर से। कह रहा है ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके एग्जाम में। ठीक है,
लगभग क्वेश्चन जो इधर से मैं दिया हुआ हूँ ये लगभग क्वेश्चन पूछा हुआ ही है, इसलिए मैंने क्या कहा कि मोस्ट वीवीआई है, इसको रिपीट कर सकता है क्योंकि कोरोना काल चल रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो कोरोना काल में फ़ायदा अगर उठाना है तो ये सब क्वेश्चन को, जीसी के क्वेश्चन को भूल से भी नहीं छोड़ना है, ठीक है, भूल से भी नहीं छोड़ना है। और मैं मतलब आपके लिए जो भी इम्पोर्टेंट है वो दे ही रहा हूँ, बस आप लोग थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा तो मेरी आत्मा को संतुष्टि मिलेगी, मेरे लिए भी आप कुछ करते हैं, ठीक है, गुरु दक्षिणा के रूप में थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि वाच द स्पीकर कॉन्शियस ऑफ द पोएट प्रिंसेस, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि क्या सांप कवि की उपस्थिति के प्रति सचेत था। कॉन्शियस का मतलब हो जाता है मेरे डियर स्टूडेंट सचेत, समझ रहे हैं, और प्रेजेंस का मतलब होता है उपस्थिति। कहिएगा सर और कोई शब्द आपको नहीं मिला था, प्रेजेंट यूज कर सकते थे सर उपस्थिति का, ये प्रेजेंस क्या यूज कर दिए। तो मेरे डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, यही इसी तरह से पूछा हुआ था, तो हम बदल क्यों दिए बताइए। जब यही शब्द वहाँ पर यूज किया मेरे डियर स्टूडेंट, यही शब्द वहाँ पर यूज किया, तो हम आंसर भले बदल सकते हैं मेरे डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन तो नहीं बदल सकते ना। इसी वजह से वही क्वेश्चन हमने क्या किया है यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है, जो कि क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है, मोस्ट वीवीआई है आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखिए कह रहा है कि क्या सांप को कवि की उपस्थिति के प्रति सचेत था। तो क्वेश्चन को समझिएगा मेरे डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए गोल घर में समझिए, कह रहा है कि कवि जो था, जो पोएट था, ठीक है, जो पोएट था, उस जो पोएट था, पोएट यहाँ पर है और स्नेक यहाँ पर मान ली जाए, तो कह रहा है क्या सांप को पता था, सांपा जाना छे कि कभी यहाँ पर अलो पानी पियला, सांपक है बात पता छे, यही क्वेश्चन पूछे है कि सांपा ना जाना छे है बात कि कभी जे छे यहाँ पर छे पानी पिए लो छे, तो की पता है सांप नहीं जाना छे है बात, ठीक। आंसर की होता है कि सांप ना है बात नहीं जाना छे कभी यहाँ छे, अगर सांपन जानती है नहीं तो तुरंत वहाँ से भागी जीती, मतलब पानियो नहीं पीती है, वो तुरंत अंदर घुसी जीती। लेकिन सांपन पानी पीलके प्लस में की करलके, थोड़ा इंतजार भी करलके, वो बैठा फनुस पानी पीलके, यानी कि इतना देर सांप रुकबे न करती यदि सांप को पता रहती कभी यहाँ छे। तो वही क्या सांप सचेत नहीं था कि कभी यहाँ पर है, कभी का उपस्थिति का कोई सचेत उनको नहीं था, यही वो आंसर ना। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं आंसर क्या लिखे हैं, ठीक है। तो कभी का तो सांप को जरा सा भी मालूम नहीं चले, अगर मालूम पड़ती तो भागी जीती है वहाँ से, ठीक। देखिए कह रहा है आंसर कि नो द स्नेक वाज नॉट कॉन्शियस ऑफ पोएट प्रिंसेस, सांप को जरा सा भी कॉन्शियस नहीं था, सचेत नहीं था पोएट की उपस्थिति का, उनको पता ही नहीं था कभी है कि नहीं, यहाँ पर उनको क्या पता कभी है कि नहीं, अगर उसको पता रहता तो नहीं भाग जाता, ठीक है। अब ये कहते इफ इट वेयर कॉन्शियस हिज प्रेजेंस, यदि उनको प्रेजेंस का पता होता, यदि उनको क्या होता, देखिए यहाँ पर यदि लगा हुआ इसीलिए ईट के साथ वैसे वाज लगता है, लेकिन यहाँ पर वेयर ही लगेगा क्योंकि यहाँ पर हमने यदि होता, मतलब आपको ये अनरियल कंडीशन वाला सेंटेंस, इसी वजह से आपको पढ़ाई भी है ग्रामर भी, इसीलिए ईट के साथ यहाँ वेयर लगा है। तो ये गलत नहीं, ये भी सही है कि यदि उनको कॉन्शियस होता ऑफ हिज प्रेजेंस, उसके प्रेजेंस का, उनके उपस्थिति का, उनको जरा सा भी सचेत होता, तो इट कुड हैव हरिडली अवे टू सेफ्टी बाय द मूविंग, वो क्या करता है एकदम पूरा जल्दीबाजी, ठीक है, हरिडली का मतलब, हरिडली वे का मतलब होता है जल्दीबाजी भाग जाना, वो पूरा जल्दी से भाग जाता, सेफ्टी से भाग जाता, बाय मूविंग टुवर्ड इट्स होल, और उस होल की तरफ क्या करता है वो जल्दी से मूव कर जाता, जल्दी से उस होल की तरफ, टुवर्ड्स का मतलब होता है तरफ, उस होल की तरफ जल्दी से वो क्या कर जाता, भाग जाता। अगर उनको प्रेजेंस का पता होता, यदि इट वेयर कॉन्शियस, यदि कॉन्शियस होता, सचेत होता, तो क्या करता वो हरिडली मतलब पूरा एकदम जल्दी से क्या करता वहां से मूव कर जाता उसी हॉल में। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उन्होंने क्या किया, इट ड्रैंक, वो क्या किया, वाटर स्लोली, वो क्या करता है वो स्लोली पानी पीता है, और टेकिंग प्रॉपर रेस्ट, और एक प्रॉपर एक सही से रेस्ट भी लेता है, ऐसा नहीं कि मतलब पानी पी करके रेस्ट भी लिया, अगर उनको पता होता कभी यहाँ पर है तो रेस्ट नहीं लेता। देन इट मूव्ड स्लोली टुवर्ड इट्स हॉल, तब जाकर वो मूव्ड किया बहुत ही स्लोली, धीरे धीरे इट्स हॉल, उस हॉल में, ठीक है। मतलब उनको यदि ये पता होता कभी यहाँ पर है तो वो इतना नहीं करता, रेस्ट नहीं लेता, रेस्ट भी नहीं लेता, वो जल्दी से क्या करता भाग, नहीं तो यहाँ पर बचे की कोई उपाय नहीं चुने, मतलब तुरंत क्या करता है वहां से वो अपना लाठी डंडा लेकर के निकल जाता। स्नेक के पास कोई लाठी डंडा होता है क्या, वो तो ऐसे ही हमने कहा, ठीक है।
तो देखिए हम फिर से मतलब क्या कहते हैं, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट तो बनता है, थोड़ा सा आप लोग के भी राय देखना चाहते हैं कि आप लोग क्या कहते हैं मेरे लिए, थोड़ा सा अपना प्यार दे ही दीजिएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 9। हाउ आर ऑटम एंड समर रिलेटेड टू स्प्रिंग। कर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा गया है। कहिएगा सर ये सब आप कह रहे पूछ लिया है, तो मेरे डियर स्टूडेंट मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट लेकर के आया हूं, जो कि पूछा हुआ ही लगभग क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, और रिपीट कर सकता है वैसा क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूं। इसीलिए आप क्या करिए, इसको एकदम अच्छे से इसका तैयारी कर लीजिए। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि हाउ आर ऑटम, ऑटम का मतलब होता है पतझड़, ठंडी का एक तरह से टाइम जो होता है, ठीक है। एंड समर मतलब ग्रीष्म, जिसको कहते हैं गर्मी वाला मौसम। रिलेटेड टू स्प्रिंग, स्प्रिंग का मतलब क्या होता है सर जी बता दीजिएगा थोड़ा तो अच्छा रहेगा। तो मेरे डियर स्टूडेंट स्प्रिंग का मतलब होता है बसंत, ठीक है, और ऑटम का मतलब वही पतझड़, और समर का मतलब गर्मी वाला जिसको ग्रीष्म कहते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि पतझड़ और ग्रीष्म कैसे बसंत से संबंधित है, ठीक है, मतलब कैसे संबंधित है, ध्यान दीजिएगा। तो सर ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है सर, समझे में नहीं आ रहा है, जरा बता दीजिए तो अच्छा मज़ा आ जाएगा। तो ये जो है मेरे डियर स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है ये है आपका ओड टू ऑटम का। किसका है? ओड टू ऑटम का। किसका क्वेश्चन है ये? ओड टू ऑटम, ठीक है, उसी का है। यहाँ पर लिखने में थोड़ा सा नहीं लिखा रहा है सही से, क्या करिएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। ओड टू ऑटम का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए अब इस क्वेश्चन का हम लोग आंसर देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पतझड़ और ग्रीष्म कैसे बसंत से संबंधित है, मतलब ऑटम और समर रिलेटेड है स्प्रिंग से, मतलब बसंत से, कैसे ये बताइए, हाउ, ठीक है। तो मेरे डियर स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर डायरेक्ट होगा, ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले कौन आता है पता है आपको? सबसे पहले आता है आपका ऑटम। कौन आता है? ऑटम आता है, ठीक है। यहाँ लिखने में हमको दिक्कत हो रहा है, सबसे पहले हम खाली ए लिखते हैं, ए का मतलब ऑटम, ठीक है। सबसे पहले ऑटम आता है, ठीक है। उसके बाद फिर कौन आता है पता है? पता है कौन आता है? ऑटम के बाद आता है स्प्रिंग। कौन आता है? स्प्रिंग मतलब बसंत, जब आप लोग सरस्वती पूजा मनाते हैं। उसके बाद फिर आपका आता है समर, ठीक है। तो हम इतने सा लिखें, तो यही आंसर हो गया कि ऑटम और समर से इसलिए स्प्रिंग रिलेटेड है क्योंकि जो स्प्रिंग है वो क्या क्या होता है? स्प्रिंग क्या होता है? दोनों के बीच में आता है, ठीक है। स्प्रिंग कब आता है? दोनों के बीच में आता है। पहले कौन आता है? ऑटम आता है, उसके बाद कौन आता है? समर आता है। इसलिए दोनों से ये संबंधित है, दोनों से ये क्या है? रिलेटेड है, ऑटम से भी और समर से भी, इसीलिए, ठीक है। और हमने कविता में पढ़ा था कि दोनों के पास क्या है? कुछ स्पेशल गिफ्ट है, दोनों के पास स्पेशल म्यूजिक है, ये भी हमने सीखा था कविता में। अगर पूरा पोएम पढ़िएगा तब आपको जाके मालूम चलेगा इस बात का भी, ठीक है। तो क्यों संबंधित है? क्योंकि स्प्रिंग जो है क्या है? बीच में है, पहले ऑटम आता है तब स्प्रिंग तब समर, तो इसीलिए ये ऑटम और समर दोनों से क्या है? स्प्रिंग दोनों से संबंधित है। तो ध्यान दीजिएगा, हम आंसर पढ़ते हैं इसका। कर ऑटम एंड समर आर रिलेटेड टू स्प्रिंग। ऑटम और समर दोनों रिलेटेड है किससे? स्प्रिंग से। बिकॉज स्प्रिंग इज इन बिटवीन, स्प्रिंग जो है किसमें है? बिटवीन है, बीच में है। ऑटम एंड समर, अभी जस्ट आपको बताएं कि ऑटम पहले होता है तब समर होता है, और बीच में क्या रहता है? स्प्रिंग, ठीक है। स्प्रिंग कहाँ रहता है? बीच में रहता है, ठीक है। और ऑटम पहले तब समर, तो वही कह रहा है कि ऑटम एंड समर आर रिलेटेड टू स्प्रिंग। और यहाँ तक तो क्वेश्चन का ही बात आया, ठीक है। बिकॉज क्योंकि स्प्रिंग इज इन द बिटवीन, वो बीच में है, किसके बीच में है? ऑटम एंड समर दोनों के बीच में है। बोथ सीजन हैव सम स्पेशल गिफ्ट्स लाइक म्यूजिक, दोनों सीजन के पास क्या है? स्पेशल है, कुछ खास गिफ्ट है, लाइक म्यूजिक, जैसे म्यूजिक। म्यूजिक का मतलब मैंने आपको बहुत सारा चीज बताया था, जैसे हवा चलता है उसमें कीड़े फनफनाते हैं, बहुत सारा बात था, तो वही दोनों का म्यूजिक था। तो यहाँ पर उतना चीज नहीं लिखना आपको, इतना ही आंसर लिख देना है, काफी है, ठीक है, 2 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो आप उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी समझ गए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और ये 10वां नंबर क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन तक ही इसमें करा रहे हैं, और उसके बाद अगला फिर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप लोगों ने प्यार दिया तो ठीक है, लेकर के आएंगे फिर हिस्टोरी ऑफ इंग्लिश का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लेकर के आएंगे, अगर आप लोग से प्यार मिला तो। अगर प्यार नहीं दीजिएगा तब तो थोड़ा सा हो जाएगा नफरत वाला बात, ठीक है। इसलिए मेरे डियर स्टूडेंट थोड़ा सा अपना प्यार बरसाइएगा, ठीक है। तो
तो अब देखिए क्या कह रहे हैं, 10वां नंबर क्वेश्चन है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। इन व्हाट सेंस डज द फायर फॉरगेट इट्स डेड। कह रहा है कि किस अर्थ में आग अपने मृतक को, डेड का मतलब होता है मृतक, मृतक को क्या करता है, फॉरगेट कर जाता है, मतलब भूल जाता है। किस अर्थ में बताइए, फॉरगेट का मतलब होता है भूलना, किस सेंस में। ठीक है, तो आपको पता है ये भी फायर हिम का ही क्वेश्चन है। जब कवि और उनके पिताजी दोनों गुजर रहे थे, ठीक है, तो उन्होंने कहा था कवि ने, मतलब उनके पिता ने कहा था कवि को कि देखो बेटे, ये देख रहे हो आग का ये दुर्व्यवहार देख रहे हो क्या करता है, ये आधा जला हुआ हड्डी को छोड़ देता है, पूरा नहीं मतलब आग निगल रहा है उनके, लेकिन हड्डी रह जाता है उसका बचा हुआ, अधपका हड्डी रह रहा है। देखिएगा बहुत सारा लाशें जब नहीं जलता है तो अधपका हड्डी रह जाता है। तो वही कह रहा है ये आग का दुर्व्यवहार नहीं है तो और क्या है बताओ। ठीक है, तो वही ये इस तरह से आग क्या करता है, अपने मृतक को भूल गया है, तब ना ये नहीं जला रहा है, इस तरह से अधपका हड्डी छोड़ रहा है, आधा जला हुआ हड्डी छोड़ रहा है। तो क्या है, आग अपने मृतक को भूल गया है, वो अपना खाली दहकने के चक्कर में है। अगर अपने मृतक को याद रखता तो ये अधपका हड्डी नहीं छोड़ता। ठीक है, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो वही कह रहा था फायर फॉरगेट्स इट डेड व्हेन द लीव्स द बोन एंड बॉडी हाफ बर्न्ड। मतलब जब दोनों को, मतलब अधपका, हाफ बर्न का मतलब क्या, अध जला, बॉडी को और बोन को दोनों को क्या करता है, अधजला जब छोड़ देता है। ठीक है, तो यही वो आग क्या करता है, इस तरह से ही भूल जाता है। जब क्या करता है, जब वह अधजला ही छोड़ देता है बॉडी को भी, तो इसी यही कंडीशन है कि वो क्या करता है, द फायर फॉरगेट्स, तो भूल जाता है। किसको भूल जाता है, अपने मृतक को। इसी तरह से जब वो क्या करता है, बोन को मतलब और बॉडी को क्या करता है, आधा जला ही छोड़ देता है, हाफ बर्न ही छोड़ देता है। तो इस तरह से क्या होता है, वो अपने मृतक को भूल जाता है, सिर्फ अपना दहकने में रहता है। ठीक है, तो और भी क्वेश्चन है इसका इम्पोर्टेंट, हमने इसमें और भी क्वेश्चन डाला है। ठीक है, लेकिन ये मोस्ट VVI था आपके एग्जाम के लिए। तो ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, क्योंकि मुझे बनाने में बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च हुआ आपको पता है, तो थोड़ा सा आपको 10 सेकेंड के लिए अपना कमेंट, अपना प्यार दीजिएगा। अब प्लस शेयर कम से कम एक स्टूडेंट को, कम से कम अगर 4 को भी आप जोड़ दिए मेंबर, तो आप मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात होगी। अगर 4 को भी आप शेयर कर दिए तो ठीक है। और फिर आप लोग से मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। और बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्ज़ाम में बहुत अच्छा नंबर आए, मेरा प्यार है, मेरा आशीर्वाद है। बस आप लोग भी अपना प्यार बनाए रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।